हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन के ये 8 के 8 जो पार्ट्स हैं ये कैसे होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे करके दिखाए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने बहुत ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब देखिए, आज की क्लास में हम स्टेटमेंट वाले ये क्वेश्चंस करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट और एक एग्जांपल आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल इसे भी समझना होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये वो पार्ट है इस पूरे चैप्टर में जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल, यानी कि पहले हम इसे रिड्यूस करते हैं टू ए लीनियर पेयर इक्वेशंस और रिड्यूस करने के बाद फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप की इक्वेशंस में जब हम पढ़ते हैं, जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो हमसे इक्वेशंस नहीं बन पाती है। तो उसका तरीका सीखने के लिए आपको तसल्ली से सीखना होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये इसमें कहा क्या गया है सेकंड क्वेश्चन में, इसको देख लेते हैं। कहता है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस में फॉर्मुलेट करनी है एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा सॉल्यूशन किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है क्योंकि स्पेसिफिक तो मेंशन किया नहीं है इसने। तो आप सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे? आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया है, एलिमिनेशन मेथड बताया गया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया गया है। आपकी मर्जी चलेगी, आप कोई से भी मेथड से निकाल लेंगे। फिलहाल फिलहाल हम फर्स्ट पार्ट के पास चलते हैं और समझते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। देखिए, यहां पर कहा गया है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम ये समझना होगा क्या होता है। उसके बाद कहता है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि अप स्ट्रीम यानी कि वो नदी के ऊपर तैरती है, ये नदी के नीचे तैरती है। तो इसके लिए ना स्पेसिफिक एक कंडीशन होती है, आपको समझना होगा वो क्या है। देखिए, मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में समझाऊंगा, हमेशा आपको वही सिंबॉलिक फॉर्म फॉलो करना है। जैसे कि मैंने ऐसे लहरें बना दी और एक एरो लगा दिया, आपको हमेशा ऐसा करना है। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। इसका मतलब ये लहरें बनी हुई हैं, स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब ये है हमारे पास स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब नदी, ठीक है ना। और ये एरो इस तरफ है, इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ को ये बह रही है। एक नदी जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ बह रही है। डाउन का मतलब नीचे होता है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हम नीचे की तरफ तैर रहे हैं। अप का मतलब ऊपर होता है, अप का मतलब ऊपर और डाउन का मतलब नीचे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप नदी के ऊपर तैर रहे हैं तो आप नदी के अगेंस्ट तैर रहे होंगे। देखो, दूसरों के सामने दिखावा तो करना होता है ना। हम हमेशा दूसरों को कहते हैं देखो हम कितने अच्छे हैं तैरने में, तो हम नदी के बहाव के साथ साथ नहीं तैरते, हम नदी के अपोजिट तैरेंगे। यानी हमेशा अप स्ट्रीम में आप एरो इस तरफ लगाएंगे, सीधा एरो लगाएंगे क्योंकि आप तैर रहे हैं या फिर नाव चल रही है, ठीक है। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें, नदी के नीचे, तो हम नदी के साथ साथ तैरना पसंद करते हैं। ये आपको सिर्फ याद करने के लिए समझाया, कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पूरा एक नाम है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द रिवर और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद द रिवर। ये डाउन का मतलब नदी के नीचे नहीं होता, ये मैं आपको सिर्फ याद करने की बात बता रहा हूं। डाउन मतलब अंदर, है ना। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है डाउन स्ट्रीम। वैसे एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है कि ये नदी बह रही है, आप इस पर तैर रहे हैं, आप तैर रहे हैं। अगर आप नदी के साथ साथ तैर रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। अगर आप नदी, ये बह रही है नदी, और अगर आप नदी के अगेंस्ट बह रही है यानी कि इस तरफ, तो ये अप स्ट्रीम कहलाएगा। आप पानी के ऊपर ही हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे हैं। लेकिन याद करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया, थोड़ा स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अप का मतलब अपोजिट एरो लगाना है और डाउन का मतलब आपको एरो लगाना है सीधा सीधा स्ट्रीम के साथ, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब आपको समझना होगा, क्या समझना होगा? आपको कुछ बातें समझनी होगी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर दो सिचुएशन है, सही ना। सबसे पहले देखिए, सिचुएशन फर्स्ट एंड सिचुएशन सेकंड, ये ध्यान से समझिएगा। सिचुएशन सेकंड, पहली सिचुएशन जो ये है कि अगर
आपने एक नदी बहती हुई जा रही है एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि इस तरफ बहती हुई जा रही है, आपने अपने आप को यहां पर बिना, या फिर किसी नाव को रख लेते हैं चलो, या फिर आप खुद भी कह सकते हो अपने आप को, आपने नाव में कोई हलचल नहीं रखी और नाव को ऐसे के ऐसे ही नदी पे छोड़ दिया, किसी से बांधा नहीं है, छोड़ दिया। तो आपने देखा 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, ये जो नाव थी, जो नदी एक तरफ बहती चली जा रही थी, आपको कुछ दूरी पर ये नाव अपने आप दिखेगी। आपने उस दूरी को नाप लिया, आपने बीच वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस नापा, तो आपने देखा कि बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है। और फिर 1 घंटे बाद देखा तो आपकी नाव जो है थोड़ी दूर और मिली, तो आपने देखा अब की बार भी डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर का है। हम ये मान के चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम इसे एवरेज स्पीड बोलते हैं। यानी कि कभी तेज चलेगा बहाव, कभी आहिस्ता चलेगा बहाव, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो उसे हम कहते हैं हम यहाँ पर स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड। लेकिन अभी हम इतने डीपली बात नहीं कर रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि अगर एक नाव को बिना किसी नाविक के अगर हमने उसे छोड़ दिया, नाविक नहीं है या फिर कोई व्यक्ति, यानी कि आप, यानी कि जैसे ये ऋतु है, एक तैराक, एक स्विमर, अगर स्विमर अपने आप को एफर्ट ना करे, सिर्फ ऐसे ही उसे यहां पर नदी में छोड़ दिया गया, तो वो 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर मिलती है। इसका क्या अंदाजा हुआ? इसका अंदाजा हुआ, एवरेज की बात कर रहा हूं, ये तो मैंने एक स्केल पर नापा, एक यूनिट पर, ऐसे आप बहुत सारी यूनिट पर नापते हैं तब पता करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि जो स्ट्रीम की, यानी कि जो नदी की जो गति है, जो चाल है, वो चाल कितनी होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आती है? ओके। अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि एक शांत जल है, ये कहीं नहीं बह रहा, जैसे तालाब का पानी होता है ना, कहीं नहीं बह रहा। अब इसमें आपने क्या किया? नाव उतारी, और नाव उतारने के बाद आप इस पर बैठे, और बैठने के बाद आपने अपनी पतवार नाव में डाली, ऐसे पतवार होती है ये, और उसके बाद आपने इसे चलाना शुरू किया। 1 घंटे बाद आपने देखा, आफ्टर 1 आवर, आपने देखा कि आप 5 किलोमीटर तक इस नाव को ले गए। कितने किलोमीटर तक ले गए? 5 किलोमीटर तक ले गए। आपने यहां पर कोई मोटर का इस्तेमाल किया, या फिर आप खुद तैर रहे हैं, आप कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। 5 किलोमीटर तक ले गए, यानी कि नाव जो है चलते चलते 5 किलोमीटर तक यहां तक पहुंच गई। ठीक है, बात समझ में आती है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं कि आपकी गति, आपके तैरने की गति, जैसे कि यहां पर कहेंगे जो स्विम कर रही है ऋतु, उसकी स्पीड कितनी होगी, है ना, स्विमिंग की स्पीड कितनी होगी उसकी, स्विम करने की या रोइंग की स्पीड कितनी होगी, है ना, या फिर आप कह सकते हो नाव की, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये बोट जो है, द स्पीड ऑफ बोट कह सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू, यहां पर 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि अगर शांत जल में, स्टिल वाटर कहते हैं इसे, शांत जल में अगर मैं आपको देखना चाहूं तो आपकी गति का पता चल जाएगा, आपकी स्पीड का पता चल जाएगा। और अगर आप चला ही नहीं रहे, आप कोई मोशन में कोई एफर्ट कर ही नहीं रहे, तो फिर इस स्ट्रीम का भी आपको पता चल जाएगा कितनी स्पीड से। दोनों अलग अलग सिचुएशन है कि नहीं है? दोनों अलग अलग सिचुएशन है। अब इन दोनों सिचुएशन को कंबाइंड कर दिया। क्या कर दिया? कंबाइंड। तो कंबाइंड दो सूरत में कर सकते हैं। कैसा? एक सूरत होती है अपस्ट्रीम, यानी कि नदी एक तरफ बह रही है तो आप उसके अगेंस्ट बह रहे हैं। चलो इसी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। देखिए आपने क्या किया, आपने यहां पर देखा कि नदी जो है वो बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, और आप अपने आप को या अपनी नाव को चला रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि अगर ये नदी जो है रुकी हुई होती है, जल जो है, ये पानी जो है अगर रुका हुआ होता तो आप 5 किलोमीटर तक बढ़ जाते, लेकिन नदी ने आपको 2 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। इसका मतलब ये हुआ 5 में से 3, टोटल आप 1 घंटे बाद कितना बढ़ेंगे? अगर आप इधर हैं तो टोटल आप 1 घंटे बाद 5 - 2 यानी कि 3 किलोमीटर तक जाएंगे। आप कहेंगे सर मेरी तो ऐसी स्पीड नहीं है, लेकिन नदी भी तो आपको पीछे कर रही है। ओके, इसी हिसाब से अगर आप नदी के साथ साथ बहते हैं तो देखिए आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी
और उसके बाद नदी की स्पीड 2 किलोमीटर, वो आपको पीछे से पुश करेगी, नदी आपको पीछे से पुश करेगी, तो टोटल आपके सामने 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, यानी कि 1 घंटे बाद आप 7 किलोमीटर दूर मिलेंगे। एक तो आप तैर रहे हैं या फिर आपकी नाव चल रही है और एक तरफ पीछे से नदी आपको तेजी से बहा रही है। तो ये एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप नदी में जाएं, पानी में जाएं, आप किसी ढलान में हो, अगर ऑफ कोर्स अगर हम नदी या पानी में कभी नहीं गए हैं, आप में से कई जने नहीं गए होंगे, तो आप एक ढलान पे अपने आप को फील करें कि अगर आपको चढ़ना होता है तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है, जब आपको उतरना होता है उस ढलान पे से, जब नीचे आना होता है तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसका रीजन आपको समझ में आया कि एक तो आपकी स्पीड, फिर आपको पुश किया जाता है। यहां ढलान की बात कर रहा हूं तो ग्रेविटी पुश करती है, और अगर मैं बात करता हूं ग्रेविटी खींचती है, पुश तो नहीं करी, खींचती है। और यहां पर बात करें तो नदी आपको फिजिकली पुश करती है या फिर आपके अगेंस्ट आके आपको स्टॉप करती है। ठीक है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। अब देखते हैं हम इसका क्या फायदा लेंगे। अब एक पार्टिकुलर पैटर्न अपना लेते हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं जो मैंने यहां पर नहीं की, वो ये बात है कि हमेशा हमेशा ऐसा होगा, ये जो सिचुएशन सेकंड है ना, जिसमें आप शांत जल में, स्टिल वाटर में अपनी स्पीड को मेजर कर रहे हैं, और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप वाटर की स्पीड देख रहे हैं, द स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हैं यहां पर ना, स्ट्रीम वाटर। तो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं, हमेशा जो आपकी स्पीड है वो ज्यादा होगी, हमेशा आपकी स्पीड ज्यादा होगी नदी की स्पीड से। पानी के बहाव से आपका जो स्पीड है, आपका जो एफर्ट है, वो हमेशा ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है न्यूमेरिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा जरूरी है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, ये पानी बह रहा है इस तरफ, ठीक है, और ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। आपने अपनी नाव यहां पर रखी, और इस नाव में आपने क्या किया, आप इस तरफ चल रहे हैं, नाव इस तरफ जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका मतलब ये हो गया, पानी आपको स्टॉप कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टॉप। और वो जो स्टॉप कर रहा है थ्रू द फ्रिक्शन, तो वो स्टॉप जो कर रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे 2 किलोमीटर आपकी स्पीड को रोक रहा है। तो टोटल 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर आप ऐसे बढ़ रहे हैं। अब इसको न्यूमेरिकली देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं कि अगर मान लो मैंने कहा कि यहां पर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, पानी की स्पीड ज्यादा है और आपकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, तो आप कहेंगे सर इस सिचुएशन में क्या होगा। जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि आप नाव चला रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव चला रहे हैं। 1 महीने तक आप एक हफ्ते, सॉरी नॉट 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक आपने अपनी जो पतवार है जो नदी में डाल रखी है, इसको पीछे की तरफ धकेल के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 1 घंटे बाद जब आप देखते हो कि जो आपका पॉइंट था उससे 3 किलोमीटर पीछे पहुंच गए आप। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, न्यूमेरिकली तो ऐसा पॉसिबल है कि नदी आपको पीछे ले जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बता देता हूं, ये मोशन का एक लॉ कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट यानी फ्रिक्शन आपके मोशन से, आपकी स्पीड से अगर ज्यादा हो जाए, जैसे यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है, तो उस केस में नाव पलट जाएगी। याद रखना, ये नाव जो है वो क्या हो जाएगी, वो पलट जाएगी, लेकिन कंटिन्यूसली पीछे नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हो। जब नदी में तूफान आता है तो उस समय क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि नाव जो है कंटिन्यूसली पीछे होती चली जाती है, नहीं, कुछ समय तक पीछे होती है, 2-4-5 मिनट, और फिर उसके बाद वो पलट जाती है। तो बात समझ में आती है। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रैक्टिकली आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमेशा जो सेकंड सिचुएशन है, यानी कि जो आपकी स्पीड है, नाव की स्पीड है, वो हमेशा पानी की स्पीड से, नदी की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। आपकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस जो टॉपिक में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वो क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इसे समझने के लिए ना आपको बहुत सारा बैकग्राउंड समझना होता है। बिना बैकग्राउंड समझे स्टूडेंट्स अगर जानना चाहता है या डायरेक्टली क्वेश्चंस करना चाहता है या फिर ऐसे चाहता है कि टीचर ने कर दिया उसे देख के रट ले, तो फिर पेपर में दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको चीजें सीखनी है तो समझना भी पड़ेगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मैंने कहा था कुछ चीजें रट लेते हैं। देखो, ये मैंने नदी बनाई, नदी का एक तरफ बहाव जा रहा है, यहां मैंने अप स्ट्रीम रखी, अप स्ट्रीम, और यहां लिखा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद मैंने कहा अप स्ट्रीम अगेंस्ट चलेंगे, डाउन स्ट्रीम साथ साथ चलेंगे। ठीक है,
यहां मैंने लिख दिया x, यहां लिख दिया मैंने y। अब ये x क्या है, y क्या है, वो भी मैं बता देता हूं। हमेशा याद रखना, हमेशा, वैसे चाहे तो आप बदल सकते हैं लेकिन मैं याद करने वाली बात कर रहा हूं। हमेशा ये x जो है ना, ये आपकी स्पीड होगी, नाव की स्पीड होगी, बोट की स्ट्रीम होगी, नदी की नहीं। ये x स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका मतलब ऋतु जो रोइंग कर रही है, यानी कि ऋतु जो है, यहां पर रो का मतलब होता है तैरना, यानी कि जो स्विमिंग कर रही है उसकी स्पीड, द स्पीड ऑफ ऋतु स्विमिंग, है ना, या फिर ऋतु, स्पीड, स्पीड ऑफ ऋतु। ऋतु की स्पीड जो है वो किस स्पीड से रोइंग कर रही है, वो कर रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर। और जो y होता है ना, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह सकते हो या स्पीड ऑफ वाटर कह सकते हो, स्पीड ऑफ वाटर, ये वाटर की स्पीड हो सकती है, ठीक है ना, y किलोमीटर पर आवर। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप इधर x लिख लो या इधर y, आप इधर y लिख सकते हो इधर x, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने कहा एक सिस्टम बना लेते हैं, तो हमेशा स्पीड ऑफ वाटर y रहेगी, हमेशा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर, तो स्पीड क्या होगी जरा बताएंगे? इसे एब्सोल्यूट स्पीड कहते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट स्पीड। एब्सोल्यूट स्पीड क्या होती है? एब्सोल्यूट स्पीड होती है, इसे कहते हैं निरपेक्ष गति, हिंदी में निरपेक्ष गति। एब्सोल्यूट स्पीड का मतलब कि आप घटाएंगे, क्योंकि अगेंस्ट जा रहे हैं, तो x माइनस का y, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये क्या है इसका मतलब? x का मतलब देखिए मैंने बताया था, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड, और y का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा नदी की स्पीड, और आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं तो आपको घटाना पड़ेगा आपकी स्पीड माइनस नदी की स्पीड, और आपकी स्पीड हमेशा ही ज्यादा रहेगी तो आप अपनी स्पीड को आगे ही रखेंगे। ओके, नीचे क्या दे रखेंगे? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट स्पीड। ये हो जाएगी आपके सामने x प्लस वाई, आपकी स्पीड प्लस नदी की स्पीड, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आप और तेजी से आगे जाएंगे। ये दो स्पीड्स हो गई, यानी कि डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के अंदर आपकी स्पीड जो है वो हुई x माइनस का y, और डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड हुई x प्लस का y। आपको बात समझ में आई कि नहीं? अब ये बात मैंने आपको समझाई है, इस बात को लिख लेते हैं। आप लिखेंगे क्वेश्चन में, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, द स्पीड ऑफ ऋतु is equal to x किलोमीटर पर आवर, the speed of water is equal to y किलोमीटर। देखो प्रॉपर भी लिख सकते हो, the speed of ऋतु in still water, the speed of water, है ना, ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है सबसे पहले डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ को ना, डाउन स्ट्रीम, तो लिखेंगे फॉर डाउन स्ट्रीम। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, अच्छा एक नियम आपको जरूर याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको याद रखना ही होगा। तो अभी आपके सामने फॉर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब आपकी स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में? देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, यानी कि ऋतु की स्पीड प्लस का किसकी, वाटर की स्पीड, दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो ये कहता है कि ऋतु जो है अगर डाउन स्ट्रीम तैरती है तो वहां पर 20 किलोमीटर चलती है, डिस्टेंस, ऊपर वाला डिस्टेंस 20, और 2 घंटे में चलती है, टाइम यानी कि 2, तो स्पीड बराबर रख देंगे इसके 20/2 के, जिसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आसान है। दूसरे पे चलते हैं, कहता है एंड अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में हम लिखेंगे यहां पर फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई हो जाएगी ना स्पीड, तो यहां पर डिस्टेंस कितना तय कर रही है, 4 घंटे और 4 किलोमीटर, और टाइम कितना है 2 घंटे, यानी कि 4/2, यानी कि फाइनल आंसर x माइनस का y इज इक्वल टू 2, और ये है आपके पास सेकंड। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैं आपको अभी कहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। किस मेथड से करेंगे सर? तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए भाई, आप एलिमिनेशन मेथड से करिए। लिखिए फॉर एलिमिनेशन मेथड,
फॉर एलिमिनेशन मेथड आप लिखेंगे x प्लस का y इज इक्वल टू 10 और x माइनस का y इज इक्वल टू 2 और इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे? आप y और y माइनस का इसे कट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12 होता है, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और आप x की वैल्यू को उठा के यहाँ फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया x मतलब कि ऋतु की स्पीड और 4 मतलब कि ये y मतलब कि क्या दे रखा है आपको? वाटर की स्पीड। तो मैंने कहा था हमेशा ऋतु की स्पीड ज्यादा होगी, तो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट में कंक्लूजन लाइन जरूर लिख देना, द स्पीड ऑफ, ऐसे लिख लेना, सो द स्पीड ऑफ, इसे पूछा क्या था आपसे? देखो आपसे इसे पूछा था क्या? हर स्पीड ऑफ रोइंग, द स्पीड ऑफ ऋतुज रोइंग इज इक्वल टू कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद द स्पीड ऑफ, क्या दे रखा है आपको? करंट, है ना, स्पीड ऑफ करंट, द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझ में आ गया। ये लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना होगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब आप जल्दी से अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं, सेकंड वाला। एक नई बात है सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन मैं क्या करता हूं, आपको मैं सेकंड क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा इसी बेस पर। देखिए वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 19। ये देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। इसको समझ लीजिएगा तो आपका सारी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। देखो क्या एग्जाम्पल है, हालांकि ये सॉल्व है, बस समझ में नहीं आता बच्चों की। कहता है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो एक बोट जो है कैसे भी जा रही है, भाई सीधी सी बात है, स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको क्या करना है, मैं इक्वेशंस बनाऊंगा इसकी। सबसे पहले आपको ऐसे नदी बहा देनी है और एक तरफ एरो लगा देना है। एक तरफ आपको x किलोमीटर पर आवर लिखना है और एक तरफ आपको y किलोमीटर पर आवर लिखना है। और आपको पता चल चुका है ये x क्या है? स्पीड ऑफ बोट। ये y क्या है? द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलो मैं लिख देता हूं इस बात को, लेट द स्पीड ऑफ बोट is equal to x kilometer per hour and the speed of water is equal to y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो इसने कहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो मैंने बता ही दिया था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम में हमें हमेशा अगेंस्ट जाना है, डाउन स्ट्रीम में हमेशा साथ साथ चलना है। अप स्ट्रीम में जब स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, इसे एब्सोल्यूट स्पीड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट स्पीड। तो ये होगी हमारे पास x माइनस वाई, हमेशा यही होगी। देखो अब तो आपको आदत भी बन गई होगी, है ना, दो ही क्वेश्चन है लेकिन दूसरे में भी आदत बन गई होगी कि हाँ भाई अगर मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट की, तो भाई वाटर के अगेंस्ट तैर रहा हूँ ना भाई। जब वाटर इस तरफ तैर रहा है, हमें अगेंस्ट तैरना है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब x माइनस का y। और अगर वाटर के साथ साथ तैरना है तो एब्सोल्यूट स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। चलो स्पीड मुझे पता लग गई। अब इसने क्या बोला, ध्यान से समझना। इसने कहा है कि एक बोट 30 किलोमीटर जाती है और 44 किलोमीटर आती है और टोटल 10 घंटे लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो गई, फिर आई और फिर समय टोटल काउंट किया। कितना समय उसे जाने में लगा? नहीं बताया। कितना समय उसे आने में लगा? नहीं बताया। टोटल टाइम बताया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा देखिए अगर एक बोट यहां है और यहां से वो जाती है तो जाने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यहां पहुंचने के बाद वो वापस आ गई तो यहां आने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये भी लगेगा। यानी कि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। दोनों टाइम को जोड़ देंगे। अगर मैं इसे T1 और T2 बोल दूं, तो अगर मैं T1 और T2 दोनों टाइम को जोड़ दूं तो दोनों का टाइम जोड़ने के बाद बनेगा 10। यानी कि टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है? तो आपको फॉर्मूला नहीं पता, ये देखो लिखा हुआ है। आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम की मल्टीप्लाई यहां स्पीड की नीचे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब हम चलते हैं डिस्टेंस और स्पीड को ढूंढते हुए। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति जो है वो गया है, कैसे गया है? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम बोला है इसने, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ऐसे गया। तो जब ऐसे गया तो उसकी स्पीड कितनी थी?
स्पीड थी x माइनस वाई, आपको बताया था ये, और उसका डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था उसका 30 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो टाइम कितना आएगा, मैंने बताया तो था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30 बटे में x माइनस वाई, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से जब वो डाउन स्ट्रीम किया, देखो मैं आपको ऐसे ही लिख के बता देता हूं, आपको लिखना कुछ नहीं है अभी, आपको मैं वैसे ही बताता हूं। देखो ऊपर आपके पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस जाने में उसे 30 किलोमीटर लगे, और आने में डिस्टेंस कितना दे रखा है, आने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 44 किलोमीटर। ओके, 30 किलोमीटर गया और 44 किलोमीटर आया। जाते वक्त उसकी स्पीड ये थी, आते वक्त उसकी स्पीड ये थी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वो गया, तो गया तो डिस्टेंस यानी कि 30 बटे में स्पीड यानी कि x माइनस का y, प्लस ये समय लगाया उसने। फिर जब वो आया तो आपको क्या दे रखा है इसमें स्पीड ये रही x प्लस वाई और डिस्टेंस है 44, तो 44 डिस्टेंस और स्पीड है x प्लस वाई। इतना समय प्लस इतना समय मिला दिया गया, तो टोटल समय कितना लगा, 10 घंटे। बात समझ में आता है, पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में इसने क्या बोला, उसने बोला है क्या, कहता है इन 13 आवर्स यानी कि 13 घंटे लगते हैं, इट कैन गो, वो जाता है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम जाएगा तो 40 किलोमीटर गया, अप स्ट्रीम का मतलब स्पीड है x माइनस का y। उसके बाद कहता है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब कि x प्लस का y। बात बिल्कुल क्लियर है, टोटल 13 घंटे लगते हैं। तो अब आपको क्या करना है भाई, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आप पुट कर लीजिए a बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड b बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसे रिड्यूस कर दीजिए नॉर्मल, जैसे हमने सीखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने बताया था, एलिमिनेशन मेथड से पहले a और b को सॉल्व कर लीजिए। आप क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई 4 की करा दीजिए, इसमें आप मल्टीप्लाई 3 की करा दीजिए, पूरे में कराइएगा 4 की और पूरे में 3 की, और सॉल्व करके ab की वैल्यू निकलेगी, उठा के वापस इसमें रखिएगा और दूसरी इक्वेशन बनेगी। अगर ये सॉल्व करना नहीं आता तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, ये वाला, ये सेम क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो, इससे प्रीवियस लेक्चर देखिए और उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। जैसे ये सॉल्व हुए हैं तो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही सेम सॉल्व करना, ठीक है ना, रेफरेंस ले लीजिएगा। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाएं, जो मैंने अभी आपको दिया है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, इसे कंप्लीट करके दिखाएं। अब आ गए हैं हम सेकंड क्वेश्चन के पास। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work, यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी दोनों मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को, एक कढ़ाई के काम को 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। वाइल, जबकि 3 women and 6 men can finish it in 3 days, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर इसी काम को 3 दिन में फिनिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन along to finish the work and also that taken in 1 man alone, यानी कि एक आदमी अगर अकेला काम करेगा या एक औरत अगर अकेली काम करेगी तो फिर कितना समय लेगी, ये पूछ रहा है। अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड आ गया। अब इसको समझना होगा। समझना कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं वर्क क्या होता है और किस तरीके से इसको सोचा जाता है इन मैथमेटिक्स। कोई भी वर्क हो, एनी वर्क, हिंदी में कहते हैं काम, कोई भी काम हो उसको हमेशा हम 100% से काउंट करते हैं। 100%, पूरा वर्क, कंप्लीट वर्क कॉल्ड 100%, कंप्लीट वर्क कॉल्ड 100%। अब 100% को अगर मैं नॉर्मली फ्रैक्शन में देखूं तो 100
इनटू में परसेंटेज हटा के आप 100 लिख देते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास 1। यानी कि अगर मैं परसेंटेज में इस चीज को काउंट करूंगा तो 100% कहलाएगा, और अगर फ्रैक्शन में काउंट करूंगा तो 1 कहलाएगा। मैथमेटिकल डिजिट 1 रिप्रेजेंट बाय द कंप्लीट वर्क 1। ओके, अगर मुझे आधा काम करना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो आधे काम को मैं दिखाऊंगा 50% से। तो जब 50% से इसमें दिखाऊंगा, आप इसे चेंज कर सकते हो थ्रू दिस मेथड, या फिर मैं डायरेक्ट भी 1 को आधा भी तो कर सकता हूं। आधा काम मतलब कि 1/2। समझ में आता है? आधा, देखो आधा ही तो होता है, ये हाफ, हाफ बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर काम 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से है ना, 2 पार्ट, 2 काम नहीं है, काम एक ही है। 2 हिस्से में अगर मैं काम को बांट दूं तो उसका एक हिस्सा आधा कहलाता है। ओके, अगर मैंने इसी को 1/3 बोल दिया तो मतलब काम के 3 हिस्से कर दिए। अगर 1/4 कर दिया तो टोटल जो हिस्से हैं काम के वो 4 है। अब क्या काम है ये देखते हैं। तो मैं बता देता हूं, मैथ्स में जो वर्क है वो नहीं बताया जाता कि क्या है। यानी कि नेचर ऑफ वर्क अगर नहीं भी पता हो तब भी हम आंसर दे सकते हैं। इसने बता दिया नेचर ऑफ वर्क क्या है, एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क बदलेगा तब भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं बदलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक दीवार है और इसकी चिनाई करनी है। चिनाई का मतलब क्या होता है कि इस पे ईंटें लगा के इसको पूरी दीवार को तैयार करना है ना। दीवार अभी है नहीं, बनेगी। ओके, ये जगह है दीवार की। तो फिलहाल मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा 2 मिस्त्री काम करते हैं, एक ये है और एक ये है। एक थोड़ा टिंगू सा है, एक थोड़ा लंबू है। ठीक है, दोनों जनों ने काम करना शुरू किया। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए जब अकेला इस दीवार को लगाता है, इस पे ब्रिक्स लगाना शुरू करेगा और इस दीवार को काम करना शुरू कर देगा। पूरे में वो ब्रिक्स लगा देगा, ये पूरे में वो ब्रिक्स लगा देगा। ओके, ब्रिक्स लगाने के बाद वो क्या कर देगा, इस दीवार को तैयार कर देगा। अगर ए को अकेले काम करने को दिया जाए तो वो 10 दिन लगाता है, 10 डेज, और इस दीवार को कंप्लीट कर देता है। लेकिन ये टिंगू जी को जब दिया गया, बी को दिया गया, तो ये 6 दिन में इस दीवार को तैयार कर देते हैं। बहुत सिंपल है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो बी है, ये जो टिंगू जी दिख रहे हैं, इनकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा है। वर्क एफिशिएंसी मतलब कि जल्दी जल्दी कार्य करने की क्षमता, ये जल्दी काम कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपको आपके घर के लिए काम करना होगा और आपको मिस्त्री बुलाना होगा, तो आप ए को बुलाएंगे या बी को बुलाएंगे? जिसकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी कि जो ज्यादा काम कर सकता है, आप उसे बुलाएंगे, ए को नहीं बुलाएंगे एज कंपेयर टू दीज टू। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा दिन लेता है तो इसको काम ज्यादा मिलेगा, नहीं। जो कम समय ले रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट है, काम तो वही है ना। ओके, अब ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये आधा काम करता है और ये व्यक्ति जो है आधा काम करता है, तो उस आधे काम को कैसे इन दोनों से कंपेयर किया जाए? या फिर अगर मैंने कहा कि रैंडमली ये 1/4 काम करता है या 1/3 काम करता है, तो इसको कैसे कंपेरिजन किया जाए? क्योंकि सीधा सीधा कंपेरिजन तो हो गया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो ए की एफिशिएंसी जो होगी, ए की वर्क एफिशिएंसी होती है 1/10 ऑफ द वर्क। क्या है इसका मतलब समझते हैं। देखो, ए कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तो कंप्लीट करेगा तो बराबर में 1 लिख देंगे। मैंने कहा था कंप्लीट को 1 बोलते हैं। पूरी दीवार तैयार करना 1 कहलाएगा, 100% काम कंप्लीट। तो अगर मैं कहता हूं ए ने 10 दिन में एक काम कंप्लीट किया, तो ए कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। अगर वो एक दिन में काम खत्म कर, अगर एक दिन में बात करें तो एक दिन में वो काम का कितना हिस्सा खत्म कर देगा? तो 1/10। इसका ये मतलब हुआ कि इस दीवार के 10 हिस्से कर दो। देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 8 9 10। ठीक है ना, ये 10 हिस्से मैंने कर दिए। तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन में ए जो है दीवार का सिर्फ इतना सा हिस्सा काम खत्म कर पाएगा, इतना हिस्सा। यानी कि अगर 10 हिस्से में मैंने इस दीवार को बांट दिया तो एक दिन में इतना हिस्सा खत्म करेगा, दूसरे दिन में इतना खत्म करेगा, तीसरे दिन में इतना खत्म करेगा, और इस तरीके से 10 दिन में वो पूरा खत्म कर देगा। इसी तरीके से सेम काइंड ऑफ वर्क को अब बी के हिसाब से देखते हैं। तो बी क्या करेगा, इस दीवार को 6 हिस्सों में बांट देगा। उसका पहला हिस्सा ये होगा, दूसरा हिस्सा ये होगा, तीसरा हिस्सा ये होगा, चौथा हिस्सा ये होगा, पांचवा हिस्सा ये होगा, छठा हिस्सा ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तब जब हम बात करते हैं बी की, तो बी भी एक दिन में एक हिस्सा ही काम करेगा, ये वाला हिस्सा, लेकिन उसका हिस्सा और ए के हिस्से में अंतर होगा।
ए जो है, जो पार्ट ए कर रहा है वो कम होगा और जो पार्ट बी कर रहा है वो ज्यादा होगा, लेकिन दोनों को काउंट तो एक से ही किया जाएगा। यानी अगर मैं कहूं बी कंप्लीट द वर्क इन अ सर्टेन डे, कितने 6 डेज, तो एक काम खत्म करता है, और बी कंप्लीट द वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/6। याद रखना 1/6 1/10। अब एक दिन में इतना काम करेगा, 2 दिन करवाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 दिन करवाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 दिन से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 दिन से, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई भाई, एक हिस्सा एक दिन में, 2 हिस्से 2 दिन में, 3 हिस्से 3 दिन में। ठीक है, तो समझ में आ गई कुछ बात? आपको समझ में आया कि वर्क और एफिशिएंसी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और उसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन टिपिकल लग रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप का इकलौता क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन जब आपने किए थे या करोगे, जैसे कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो उसका इकलौता क्वेश्चन था, और जब वो आपको क्वेश्चन समझाया गया तो बहुत टाइम लगा। लेकिन जब उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आया जो एग्जाम्पल में था और इससे टिपिकल था, लेकिन वो आसानी से आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, आप सब जने, आपकी एक प्रवृत्ति होती है वो ये कि अगर एक जैसे 4-5 क्वेश्चन दे रखे तो चीजें समझ में आती है, बट अभी मजबूरी है कि आपको एक ही क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ समझना है, तो आप इसे मन से समझिएगा। अब मैं क्वेश्चन पे आ गया हूं, और अब इस क्वेश्चन को हम बड़े प्यार से कर लेंगे, बहुत ही आराम से। हम यहां पर लिखते हैं, एक वुमेन की बात करते हैं, हम लिखेंगे वन वुमेन, लेट कर लेते हैं, वन वुमेन कंप्लीट या फिनिश क्या रखा है तो फिनिश इन x डेज इज इक्वल टू 1 वर्क। एक औरत x दिन के अंदर एक काम खत्म कर देती है, तो वन वुमेन, वुमेन लिख लेना, सॉरी है ना, वीमेन नहीं लिखना, वन वुमेन फिनिश इन 1 डे। अगर एक दिन में खत्म करना हो तो 1/x वर्क खत्म कर देगी। समझ में आता है? एक औरत x दिन लगा के, x दिन का मतलब फिर मैं बोल रहा हूं, अगर x दिन की जगह पर वैल्यू पता होती तो लगा दीजिए, 10 दिन में खत्म करती है, 10 दिन में काम खत्म करती है, तो एक दिन में कितना खत्म करेगी? एक दिन में करेगी 1/10, यानी कि 10 हिस्सा कर लेगी उस काम का, और उसका एक हिस्सा खत्म कर देगी। समझ में आती बात? किसी भी काम के 10 हिस्से कर सकती है वो। ठीक है, फिलहाल मेरे को पता ही नहीं कि 10 हिस्से करने, 5 हिस्से करने, तो x हिस्से कर दिए। ओके, अब आगे क्या कहते हैं, एक औरत जो है एक दिन में इतना काम खत्म कर देगी, और औरत कितनी है यहाँ पर? 2 है। फिलहाल एक की बात करते हैं, एक कितना करेगी। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं वन मैन फिनिश इन y डेज, y दिनों के अंदर उसने एक काम खत्म किया, वही सेम काइंड ऑफ वर्क। उसके बाद वन मैन फिनिश इन 1 डे, एक दिन में कितना काम खत्म करेगा वो? 1/y। ये भी बात समझ में आती है। अब चलते हैं, हम यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है 2 औरतें काम खत्म कर रही है। तो देखो आप गौर से देखो, एक है तो एक लिखा, और 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, और राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 औरतें एक दिन में कितना काम खत्म करेगी? 2/x। उसके बाद साथ में कौन है? 5 आदमी भी हैं, तो यहां पर इसमें लिखेंगे, यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 5 आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? 5/y। और टोटल काम खत्म कितने दिन में हो रहा है? 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा? अगर टोटल वर्क जो है वो 4 डेज में कंप्लीट होगा, एक वर्क, तो एक दिन में कितना खत्म होगा? उसका चौथा हिस्सा खत्म होगा। तो एक एक दिन का दोनों का हिस्सा निकाल लेंगे। एक दिन में आदमी कितना काम करता है, एक दिन में औरत कितना काम करेगी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लिखा हुआ है ये 1/x, ये एक औरत का एक दिन का काम है, तो 2 औरतें काम कर रही हैं, तो 2 औरतों का एक दिन का काम 2/x हो जाएगा। 5 आदमी काम कर रहे हैं, तो 5 आदमियों का एक दिन का काम 5/y हो जाएगा। और टोटल काम 4 दिन में खत्म हो रहा है, तो उसका एक दिन का काम, उसका 4 हिस्से कर लेंगे, एक दिन में एक हिस्सा खत्म होगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, इसी तरीके से एफिशिएंसी तो वही रहेगी। इसने कहा है 3 औरतें, यानी कि 3 विमेन जो है एंड 6 मेन, तो यहां पर लिखेंगे 3/x प्लस का 6/y, और टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है? 3 दिन। तो आई थिंक मैं समझा पाया आपको। इसे आगे कैसे करना है वो आपका काम है। आपको अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने ऊपर के क्वेश्चंस करने में लापरवाही दिखाई है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे, ये क्वेश्चंस के तरीके से आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसमें से आप पुट कर लीजिए। क्या पुट कर लीजिए? a इज इक्वल टू 1/x।
और b इज इक्वल टू 1/y, तो ये पहली इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू 1/4। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3a प्लस का 6b इज इक्वल टू 1/3। अब जल्दी से इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड या जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व करें, a b की वैल्यू निकालें, वापस यहाँ रखें और फाइनल आंसर लिखे जरूर। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन करके दिखाएं, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि आपने क्या गलती की होगी तभी आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और वो है थर्ड पार्ट। कहता है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली टू बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। देखो ये है आपका यहां पर रूही का होम, है ना, ट्रेवल टू हर होम पार्टली बस एंड दिशा। यहां से वो इतना हिस्सा तो ट्रेन से चली है, ओके, और इतना हिस्सा उसने बस से तय किया है, ओके। अब बात करते हैं कि ट्रेन से वो कितना चली और बस से कितना चली। टोटल 300 किलोमीटर है, यहां से यहां तक टोटल जो है वो 300 किलोमीटर है। देखिए यहां पर कहता है शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ट्रेन से चलना है उन्हें पहली सिचुएशन में 60 किलोमीटर एंड रिमेनिंग बाय बस। तो रिमेनिंग का मतलब 300 किलोमीटर से बचा कितना, 240 किलोमीटर। 60 किलोमीटर ट्रेन से चली है, 240 किलोमीटर बस से चली है, और टोटल टाइम मिला के उसे कितने लगे, टोटल टाइम लगा है उसे 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है, फिर कहता है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। देखो अब दूसरी सिचुएशन में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन प्लस का और उसके बाद रिमेनिंग बाय बस। तो रिमेनिंग कितना बचा भाई, 300 तो टोटल था, 200 बचा। तो टोटल उसे कितना टाइम लगा, 10 मिनट लॉन्गर, ज्यादा समय लगा, 10 मिनट लॉन्गर। मतलब 4 घंटे जो पहले थे वो तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस का 10 मिनट और लगेंगे। और याद रखना मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपको 10/60 करना पड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा ये। ठीक है, इतने घंटे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 6 चौक 24 और 1 25/6 घंटे। बात क्लियर, आपको समझ में आया। दो सिचुएशन है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ ट्रेन को x मान लिया, स्पीड ऑफ बस को y मान लिया। स्पीड है, ये क्या है, स्पीड, और ये क्या है, डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब डिस्टेंस है, स्पीड है, और टोटल टाइम है। तो अभी तो बताया था मैंने आपको, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मल्टीप्लाई करा दीजिए इधर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बहुत आसान से ये क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, लिखिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y। फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना पहली सिचुएशन में 60, और स्पीड कितना x प्लस का, फिर डिस्टेंस कितना 240, और स्पीड कितना y इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना 4 घंटे। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अब की बार क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस 100 और स्पीड कितना वही सेम x। फिर उसके बाद अब की बार क्या दे रखा है आपको, 200 डिस्टेंस और स्पीड कितना y, और इज इक्वल टू टाइम कितना लगा, 10 मिनट ज्यादा लगे, यानी कि 25/6। सेकेंड इक्वेशन। जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करें और मुझे बताएं कंप्लीट कैसे करें। ठीक है ना, जल्दी से कंप्लीट करें। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें पुट करना है, क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू 1/x एंड b इज इक्वल टू 1/y। तो यहां पर हो जाएगा 60a प्लस का 240y इज इक्वल टू 4, एंड यहां पर हो जाएगा 100a प्लस का 200y इज इक्वल टू 25/6। इसका नाम आप थर्ड रख दीजिए, ये सेकंड था, इसका नाम थर्ड, इसका नाम फोर्थ। इक्वेशन के नाम आप कितने भी रख सकते हैं। जल्दी से इसे सॉल्व करें और चेक करके बताएं मुझे कि आंसर किस तरीके से आपने निकाला। ओके, या आपका काम है, आप इसे कंप्लीट करेंगे। पहले ए बी की वैल्यू निकलेगी, सॉरी मैंने वाई क्यों लिख दिया, इसे बी लिख देते हैं। पहले ए बी की वैल्यू निकलेगी और फिर उसके बाद वापस रिप्लेस करेंगे, ये बी लिख देते हैं, सॉरी, और उसके बाद फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। तो
तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट को दिखाता है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि एक ही क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। तो फिलहाल आज की क्लास फिनिश करते हैं। ये आपको मैंने कंप्लीट करा दी 3.6 एक्सरसाइज। अब अगले वीडियो लेक्चर में, अगली क्लास में हम 3.7 करेंगे, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।